हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के क्वेश्चन आंसर्स को इन डिटेल कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है पेज नंबर 39 के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए एक एक करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेस। कैनाल रेस बेसिकली क्या होती है? कैनाल रेस और पॉजिटिवली चार्ज रेस और एनोड रेस आर बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस। कैसे आयंस होते हैं ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, जिन्हें क्रिएट किया जाता है किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी गैस के पार्टिकल्स को रख के। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन क्रुक्स ट्यूब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट बाय जर्मन साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, क्या है ना? यूगन गोल्डस्टीन। किन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था? यूगन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1886 में इसको डिस्कवर किया गया था। These rays were called canal rays because they pass through canals or holes of cathode। तो ये बेसिकली कैथोड के कुछ छोटे छोटे होल्स के थ्रू पास ऑन करते थे, इसीलिए इनका नाम जो है वो कैनाल रेस रख दिया गया। अभी बेसिकली एक्सपेरिमेंट था क्या? एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो होती है एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम दो टर्मिनल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं कैथोड, एंड एक इसमें होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसे हम कहते हैं एनोड। एंड इस कैथोड और एनोड को हम एक बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक और ऑब्जर्वेशन हुआ। वो ऑब्जर्वेशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स तो जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड के साइड जा रहे हैं। अभी वो पार्टिकल्स क्या है? वो पार्टिकल्स है बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसे हम कहते हैं कैनाल रेस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था गोल्डस्टीन का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एंड वन प्रोटॉन, एंड एक ही क्या है उसके पास? प्रोटॉन भी है। विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? तक क्या उसके पास कोई चार्ज होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज जो प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये दोनों अपने आप मैग्नीट्यूड में जो है वो सेम है, एंड एक दूसरे के चार्ज को वो क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए ये जो एटम होगा वो कैसा एटम होगा? अ न्यूट्रल एटम होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आइटम में अगर सेम हो जाए तो उससे जो चार्ज है वो बिल्कुल नहीं बनेगा, वो कैसा आइटम बन जाएगा? एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ओके, सो कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, वो कैसा आइटम होगा? एक न्यूट्रल एटम होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.2 के ऊपर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। खुद से एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे है, जैसे कि थॉमसन ने बताया था। तो जे थॉमसन द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलीव दैट द एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑन इट। तो जो जे थॉमसन साहब हैं, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कहा कि एक एटम जो है वो एक स्फीयर की तरह है, कुछ इस तरह से, या फिर हम इस तरह से इसको एक स्फीयर की तरह मान सकते हैं, जो किससे बना हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से बना हुआ है, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मली हर जगह पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, एंड इसी के बीच में एम्बेड किया गया है, कुछ इसमें डाला गया है। क्या डाला गया है? इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में रहते हैं, यानी पॉजिटिव के साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स के कुछ आयंस जो है वो बीच बीच में यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस ईच अदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो हमें पता है मैग्नीट्यूड, एंड नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस कारण से ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एंड सो एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड इसी कारण से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी इन्होंने कहा कि जितने ज्यादा हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, उतने ही नंबर्स ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो है वो एटम एज अ होल क्या बन जाएगा? न्यूट्रलाइज बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस मॉडल को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, क्लियर?
किन्होंने दिया था, जे थॉमसन साहब ने ये प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल। तो बोहर ने कहा था कि कुछ डेफिनेट एनर्जी शेल्स होते हैं। क्या कहा था इन्होंने? कुछ डेफिनेट एनर्जी शेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। इन्होंने बेसिकली KLMN इस तरह से जो है शेल्स को डिफाइन किया था। और इन्होंने कहा कि जो K शेल है वो सबसे पास होती है न्यूक्लियस के, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। L के पास कितने की कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट के पास कितने की कैपेसिटी है? 18। सो हमें यार, जब आप इस क्वेश्चन में 3 शेल्स पूछे थे तो पहला शेल आ जाएगा K शेल 2 की कैपेसिटी के साथ, L शेल 8 की कैपेसिटी के साथ, एंड M शेल जो आ जाएगा वो 18 की कैपेसिटी के साथ आ जाएगा। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल K शेल, कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। सेकंड एनर्जी शेल L शेल, जिसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। थर्ड एनर्जी शेल M शेल, जिसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। तो अगर हम गोल्ड की जगह पर किसी और मेटल के थ्रू यूज करके उसके अगेंस्ट हम उसके पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स को पास ऑन करें, तो क्या उस एक्सपेरिमेंट का आंसर निकलेगा, वो हमें बताना है। इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट using a foil of any other metal as thin as gold foil used by Rutherford, there would be no change in observation। तो अगर हमें कुछ ऐसा मेटल लेकर आते हैं जो उतनी थिन शीट्स में आ सके जितना थिन गोल्ड होता है, बिकॉज गोल्ड क्या है, एक मैलिएबल सब्सटेंस है जिसे हम बहुत ही थिन शीट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको कट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा आइटम हम लेकर आते हैं जो उतना ही थिन हो, तो हाँ, सेम उसका ऑब्जर्वेशन होगी जो भी इस एक्सपेरिमेंट से हुई थी। But since other metals are not as malleable, so a thin foil is difficult to obtain। But हाँ, जो अदर मेटल्स होते हैं वो उतने मैलिएबल नहीं है, यानी हम उस उतने उनको थिन शीट्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए जो ऑब्जर्वेशन है वो वेरी कर सकती है। इफ वी यूज अ थिक फॉइल देन मोर अल्फा पार्टिकल वुड बाउंस बैक। अगर हम उससे थिक फॉइल को यूज करेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक कर जाएंगे। एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास इन द एटम। इस कारण से जो है पॉजिटिव चार्ज जो है हम एटम में डिस्कवर नहीं कर सकते। क्लियर? सो इसलिए हम गोल्ड का यूज करते हैं, बिकॉज गोल्ड कैसा सब्सटेंस है? गोल्ड इज अ मेलिएबल, गोल्ड इज अ मेलिएबल मेटल। अदर जो मेटल्स है वो मेलिएबल नहीं होते, यानी हम उसको थिन शीट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस कारण से जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, एक्सरसाइज नंबर 4.2.4 के आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल इन नेचर, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 AMU, यानी उसके ऊपर कितना मास है? 4U है, एंड 2 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो हीलियम जो एटम है, हीलियम का हमें पता है जो मास है, हीलियम का मास कितना है? 4U है। अगर हम उसके प्रोटॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स या फिर हम उसे Z यानी कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो वो कितने हैं? 2 है हमारे पास। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर। हमें टोटल मास पता है, हमें प्रोटॉन्स पता है, हमें न्यूट्रॉन्स की बेसिकली काउंट को यहाँ पर निकालना है। तो जो एटॉमिक मास होता है, मास बेसिकली क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, प्रोटॉन्स हमें पता है कितने हैं? 2 हैं। टोटल मास हमें पता है कितना है? 4 है। तो न्यूट्रॉन्स कितने बन जाएंगे? 4 - 2, यानी कि 2। तो हमारे पास हीलियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके गाइस, इसके बाद कितनी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए गए हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है KLMN शेल्स के थ्रू हमें यहाँ पर बताना है। ओके, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो हमें बेसिकली 6 को डिवाइड करना है उनके इलेक्ट्रॉन शेल्स के बेसिस पर।
ओके, सो हम लिख सकते हैं कार्बन के पास कितना एटॉमिक नंबर है, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है 6। सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियस आ जाएगा। ओके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फर्स्ट शेल कौन सी शेल होती है हमारे पास, के शेल होती है। उसके बाद केरी शेल कौन सी शेल आएगी, एल शेल आएगी। फर्स्ट शेल की कितनी कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल कर देंगे। एंड एल शेल में जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि 6 - 2 = 4 इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको एल शेल में यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे कुछ इस तरह से, 1 2 3 एंड 4। जब तक 8 नहीं आ जाता तब तक जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम एल शेल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कौन सा एटम है, ये बेसिकली कार्बन एटम है। ओके, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो इसमें जो होगा 3 शेल्स इंक्लूड होंगी, बिकॉज एल शेल में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम तीनों को ऐड करें तो कितना टोटल आ जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कि 11 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ के एंड एल शेल ऑफ द एटम आर फुल, अगर के एंड एल शेल दोनों फुल हो जाते हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हमें पता है के शेल में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी में आ सकते हैं। इन दोनों की क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों शेल्स के बीच में कभी भी नहीं आ सकते। उन्होंने क्या कहा कि के शेल भी कंप्लीटली फुल है, एल शेल भी कंप्लीटली फुल है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2 + 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम में प्रेजेंट होंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज एक्सरसाइज नंबर 4.4 के ऊपर। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो जिस क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वुड यू फाइंड द हाउ वुड यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम के हमें वैलेंसी फाइंड करनी है। वैलेंसी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, यानी कि कोई भी एटम जिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या उनको क्या कर दे, लूज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17 होंगे। तो हम अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखें ना, तो क्या बनेगा, पहली शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 + 8 10, एंड बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, एम शेल में आ जाएंगे। अभी एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8, बिकॉज ये लास्ट शेल है, लास्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, सिर्फ 8 ही हो सकती है। 7 उसके पास ऑलरेडी है, तो वो कितने गेन करेगा, क्लोरीन कितने गेन करेगी, उसके पास 8 आ जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर उसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -1। -1 क्यों, बिकॉज इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाएगा, माइनस का। ओके, सो इट्स वैलेंसी इज 1 बिकॉज इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह से देखते हैं सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, यानी उसकी के, एल एंड एम शेल में अगर हम 16 को डिवाइड करें तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल। 2 + 8 10, यानी बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ जाएंगे, एम शेल में। अभी आप खुद से देखो, एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ऑलरेडी है, कितने का डिफरेंस रह गया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस रह गया। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यानी इस पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, -2, जो है इसकी वैलेंसी निकल कर आ जाएगी। सो इट्स वैलेंसी इज -2 बिकॉज ये क्या करेगा, गेन करेगा। हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो हम एक बार तो ले रहे हैं बट हम उसको वापस भी तो करना होगा ना, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहे हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -2। लास्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। फिर से चलिए डिवाइड करते हैं के, एल एंड एम के बेसिस पे। के की कैपेसिटी 2, मैक्सिमम कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, एल की कैपेसिटी 2 8, मैक्सिमम कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल क्या बन गया, 10, एंड एम में कितना बच जाएगा, वो 2। अभी या तो इसके पास ऑप्शन है कि ये क्या बन जाए, 8 बन जाए, या इसके पास ऑप्शन है कि ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। अभी बेसिकली अगर 8 बनना चाहता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो लेने बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा।
एंड अगर ये लूज कर दे यानी इसको दान कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसकी वैलेंसी कैसे बन जाएगी, पॉजिटिव। एंड कितनी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ओके, सो वैलेंसी इसकी क्या आ जाएगी, +2। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.5 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन्स भी आल्सो 8, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। चलिए देखते हैं, एक एटम है जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 दिए गए हैं। कितने दिए हैं हमें, 8 दिए गए हैं। यानी हमें क्या पता है, उस एटम का हमें Z पता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पता है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, so the number of protons is 8 है, number of electrons 8 है, the atomic number of atom is same as the number of protons in the atom, hence its atomic number is 8। तो atomic number भी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। तो चार्ज कब बनेगा, चार्ज तब बनेगा जब उसके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफर हो। यानी कि यहाँ पर जो है 8 दिए गए हैं, अगर सपोज यहाँ पर 7 पॉजिटिव चार्ज दिए गए हो एंड 8 जो है वो नेगेटिव चार्ज दी गई हो, देन हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कैसा है, 1 नेगेटिव का चार्ज है। बट यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है डज नॉट पोजेस एनी चार्ज, बिकॉज उन दोनों की जो है कैपेसिटी वो सेम है। ओके गाइस नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। आई होप आपको ये जो है मास नंबर ऑलरेडी याद होंगे। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8 एंड उसका मास नंबर क्या हो जाता है, इसका डबल यानी कि 16। क्लियर, ऑक्सीजन का जो है मास कितना हो जाता है, 16। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है एंड उसका मास नंबर क्या है, 32 है। क्लियर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका मास 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, उसका मास 32। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6 के ऊपर, जिसमें हमें कहा है फॉर द सिंबल ऑफ HDNT टैबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो ये बेसिकली तीनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिन फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स किसके हैं, हाइड्रोजन एटम की है। ओके, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं, बट जो टोटल एटॉमिक मास होता है वो क्या करता है, वो वेरी करता है, यानी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केस में देखिए, जिसे हम H से सिंबलाइज करते हैं, ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन का ही एक दूसरा आइसोटोप है जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ट्रीटियम भी हाइड्रोजन का ही एक अदर पार्ट है जिसे हम T के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो तीनों है ये क्या है, बेसिकली आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स किसके हैं, हाइड्रोजन एटम के हैं। अभी यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखिए इसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, H1 एंड ऊपर हमारा जो मास रहता है, मास हम लिखते हैं 1, सॉरी मास यहाँ पर क्या से लिखा जाएगा, 1। ओके, सो हाइड्रोजन एटम में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है एंड मास भी कितना है, यहाँ पर 1 दिए गए हैं। ड्यूटीरियम में क्या होता है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है बट मास कितना हो जाएगा, 2। एंड ट्रीटियम में एटॉमिक नंबर 1 है एंड मास कितना बन जाएगा, 3। तो वही दिया गया है कि यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर मास कितना है, 1। ओके, यहाँ पर मास कितना है, 2, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ट्रीटियम में मास कितना होता है, 3। ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। एटॉमिक नंबर तीनों में सेम रहता है, इसलिए इसको आइसोटोप कहा जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल एटॉमिक नंबर क्या होगा, यहाँ पर सेम रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, बिकॉज जितना एटॉमिक में प्रोटॉन्स होंगे उतने ही सेम होंगे, तभी वो एटम क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, 1 1 1। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 0 1 एंड 2। ओके, सो यहाँ पर जो है 2 टोटल इसका मास है, एक इसमें प्रोटॉन है तो बाकी एक क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन। इसमें अगर हम देखें तो टोटल 3 है, जिसमें एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने बन जाएंगे, 2 यहाँ पर बन जाएंगे। Okay guys, last question of our session. Write the electronic configuration of any one pair of isotope and isobar. तो आइसोटोप हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, आइसोटोप कैसे होते हैं। आइसोटोप द एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स, जिसमें जो है प्रोटॉन्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या हम क्या कह सकते हैं जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ये तीनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इसमें क्या कर जाएंगे, वेरी करेंगे। न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, डिफर करेंगे, न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे। दिस लीड्स टू वेरिएशन इन मास नंबर 2। इस कारण से क्या होगा कि जिनका जो मास होता है, जिसे हम ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं, वो क्या करेंगे, मास भी डिफर करेगा। बिकॉज मास किससे बनता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से। सो अगर न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं तो मास भी बढ़ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, कार्बन मोलिक्यूल, कार्बन के जो है आइसोटोप्स दो प्रेजेंट है। सबसे पहले तो है C6, इसका जो है एटॉमिक नंबर है, एंड 12 उसमें क्या है, उसका मास है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बट उसी का एक अदर आइसोटोप भी है जिसका टोटल मास कितना है, 14 है, यानी इसमें न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स 8 प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है आइसोबार्स। आइसोबार्स की कहानी बिल्कुल उलट है। उलट क्यों है, बिकॉज इसमें जो है नीचे की जो क्वांटिटीज है वो डिफर करेंगी, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफर करेंगी। इसमें एटॉमिक नंबर, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो है वो क्या करेंगे, किसी दो एटम्स के क्या होंगे, डिफर करेंगे। बट उनका जो एटॉमिक मास है, जो ऊपर की क्वांटिटीज दी गई हैं, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम क्या होंगे, एटॉमिक मासेस। ओके, सो ये दो एटम्स है जैसे कि कैल्शियम एंड आर्गन, इन दोनों की अगर हम मास की बात करें तो इन दोनों का मास कितना है, 40-40। बट अगर हम इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो कैल्शियम जो है 20th पे है, एंड आर्गन के कितने प्रोटॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आइसोबार की। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। कीप लर्निंग, थैंक यू।